This is Radhika Gaur with the session number 13 of your chapter Gravitation, and in this session we are here going to discuss about the question answers of set 2. So guys, जब भी हम अपने question answers set 1 में discuss कर रहे थे, that is हम session number 12 में हमने question answers discuss करे थे, तो वहाँ पे हमने in-text questions के बारे में study किया था और साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, जो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस थे वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अभी हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। इट इज स्टेटेड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज जो फोर्स है वो दो मासेस के जो प्रोडक्ट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था। बट जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, क्या होती है? एक्चुअली द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वो फोर्स है जो हमें अर्थ से बांध के रखती है, हमें अर्थ से बाइंड करके रखती है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये वो फोर्स है जो मून के मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दैट इज अर्थ के अराउंड मून जो मोशन करता है उसके लिए भी यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल रहती है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, सन एंड मून की वजह से जो टाइड्स आते हैं वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे ही डिपेंड करते हैं। इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्चुअली इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्लियर, वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका क्या बोलेंगे? उसे फ्री फॉल बोलेंगे। कब जो किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से फॉल कर रहे हैं, जब हम किसी हाइट से उससे फॉल करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके गिरेगा, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो फ्री फॉल होगा। इज दैट क्लियर? दैट इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट? अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसे हम क्या बोलेंगे? Then it will be called weight of the object. उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का जो वेट है। क्लियर? The next question is Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. अमित ने क्या किया? कुछ गोल्ड के से कुछ ग्राम्स गोल्ड खरीदा पोल्स पे अपने एक फ्रेंड के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। He hands over the same when he meets him at the equator. जब वो इक्वेटर पे मिला तो उसने अपने फ्रेंड को वो गोल्ड हैंड ओवर करा। Will the friend agree with the weight of the gold rod? क्या जो उसका फ्रेंड है वो उस वेट के साथ एग्री होगा जो गोल्ड का वेट वाई किया गया है? If not, then why? Actually, since gravity is greater at poles than the equator, way less than at the poles. Clear? that जो ग्रेविटी है वो पोल्स पे ज्यादा होती है, इसीलिए जो इक्वेटर पे वेट होगा दैट विल बी लेस देन एट द पोल्स। दैट इज पोल्स पे जो वेट है वो ज्यादा होगा जबकि इक्वेटर पे जो वेट है वो कम होगा। हेंस अमित्स फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड रॉड। इसीलिए जो अमित का फ्रेंड है वो ऑब्वियसली एग्री नहीं होगा उस वेट के साथ जो गोल्ड का वेट बाय किया गया है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why will a sheet of paper fall slower than one of that is crumpled into the wall? ऐसा क्यों होता है कि पेपर की जो शीट है वो स्लोअर गिरती है देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ वॉल? उसके आपके पास दो पेपर शीट हैं। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को कि आपके पास दो पेपर शीट हैं। एक पेपर शीट आपके पास नॉर्मल जैसी पेपर शीट होती है वैसी है, और एक क्या है, आपने उस पेपर शीट को क्रम्पल्ड कर दिया, एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया। आपने पेपर शीट को और पेपर से बनी उस बॉल को एक साथ नीचे फेंका, तो दोनों में से ऐसा क्यों होता है कि जो शीट ऑफ पेपर है वो स्लो जाएगी जबकि जो बॉल है पेपर की वो फास्ट नीचे जाती है? ऐसा इसलिए होता है when a sheet of paper is crumbled into a ball then its surface area becomes much lesser than the surface area flat sheet of the paper. सिंपल सी बात है, जो बॉल जो की शेप में जो पेपर है उसका जो सरफेस एरिया होगा
वो बहुत कम होगा देन द सरफेस एरिया ऑफ द फ्लैट शीट ऑफ द पेपर। पेपर की जो फ्लैट शीट है उसके सरफेस एरिया के कंपैरिजन में जो बॉल है उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा। Hence, resistance to its motion through the air decreases and it falls faster than the sheet of the paper. इसकी वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है टू इट्स मोशन, उसके मोशन पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है एयर की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए जो बॉल है वो फास्टर नीचे आएगी देन द शीट ऑफ द पेपर। The next question is, gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. Then what is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? Clear? न्यूटन्स में हमें फाइंड आउट करना है कि जो 10 kg ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या होगा, अर्थ पे क्या होगा और मून पे क्या होगा। क्लियर? सिंपल सी बात है दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। क्लियर? ऑल्सो वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? सो जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So weight of a 10 kg object on the earth, that will be is equals to 10 into 9.8, that will be is equals to 98 Newton. Clear? Weight of the same object on the moon, उसी object का weight moon पे क्या होगा, 1/6 into weight on the earth, that is 1/6 into 98 Newton. So that will be is equals to 16.3 Newton. The next question is, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises and the total time it takes to return to the surface of the earth. Maximum height find out करने के लिए आप एक इक्वेशन लगा दो, that is v square minus u square is equals to 2gh. Maximum height पे v max is equals to 0 होता है। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 49 मीटर पर सेकेंड होगी। g हमें गिवन है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? Let h be the maximum height attained by the ball. h हमने कोई हाइट मान ली, so अभी हम यहाँ पे लगाएंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, दैट विल बी इज इक्वल टू 122.5 मीटर। क्लियर? ऑल्सो now let t be the time taken by the ball to reach the height 122.5 meter. अब t हम वो टाइम मान लेते हैं जो बॉल को लगता है 122.5 मीटर की हाइट कवर करने में। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। क्लियर? हम क्या कर सकते हैं, वी गेट u प्लस t इंटू जी, दैट विल नॉट एच, दैट विल बी t। क्लियर? सो 9.8 t दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 49, सो t विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन 9.8, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकेंड। अब ऑब्वियसली टाइम ऑफ डिस्टेंस टाइम ऑफ डिस्टेंस के बराबर होगा। दिस इज द रीजन टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न विल बी इज इक्वल टू 5 प्लस 5, सो टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर to height 9.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. कोई भी एक स्टोन है जिसे किसी टॉवर के टॉप से क्लियर रिलीज किया गया, टावर की जो हाइट है वो 9.6 मीटर है। आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जस्ट बिफोर द टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को जब उसने टच किया उससे जस्ट पहले वाली आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? So here v square minus u square is equals to 2gs. Clear? So v square minus 0 का square is equals to 2 into 9.8 into 9.6. So v square is equals to 2 into 9.8 into 9.6. V square is equals to 9.6 square. So v is equals to 9.6 meter per second. Clear? Sorry, it is 19.6 as like that. So v is equals to 19.6 meter per second. The next question is, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. एक स्टोन है जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक किसी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। क्लियर? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द स्टोन। आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है जो स्टोन के थ्रू रीच होगी, and what is the net displacement and the total distance covered by the stone,
और नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस क्या होगी जो कोई भी स्टोन कवर करेगा. सो हियर सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. v दैट इज 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू माइनस का 10. क्लियर. h हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया. क्लियर. सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन का 20. सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर. देयरफॉर total distance covered by the stone during its upward and downward journey will be is equals to 80 plus 80. Clear. So height will be is equals to 160 meter. That is why net displacement कितना हो जाएगा 80 माइनस का 80 is equals to 0. क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट ऊपर गया उतना ही नीचे आया. So 80 minus 80 will be 0. So net displacement 0 हो जाएगा. Distance traveled 160 meter हो जाएगी. Clear. Your next question is, in what direction does the buoyant force of an object immersed in a liquid act? कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिक्विड में इमर्स है तो उस पे जो buoyant force लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है? एक्चुअली इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. जो फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does a block of plastic released under water comes up to the surface of the water? ऐसा क्यों होता है यदि कोई भी प्लास्टिक का जो ब्लॉक हमने वाटर में रिलीज किया वो सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है? एक्चुअली द अपवर्ड buoyant force is more than the downward gravitational force on the plastic block. सिंपली जो अपवर्ड buoyant force होती है वो ज्यादा होती है than the downward gravitational force on the plastic board. That is अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड buoyant force ज्यादा है और जो वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है. इसकी वजह से क्या होगा? The block of plastic released under water comes up to the surface of the water. Obviously जब अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो अपवर्ड फोर्स एक्शन में आएगी, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक का जो ब्लॉक है जो हमने वाटर में रिलीज किया था वो सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि जो अपवर्ड buoyant force is more than the downward gravitational force on the plastic block. Next question is, the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter square. If the density of water is 1 gram centimeter cube, will the substance float or sink? आपको density given है. Clear. So density of the substance will be equals to mass of substance upon volume of substance. Clear. Density हमें कि mass कितना given है substance का 50 ग्राम और जो volume है that is 20 centimeter cube. So density will be equals to 2.5 gram centimeter cube. अब देखो जो water है उसकी density होती है 1 centimeter cube और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ग्राम पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी आई 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. सिंपली आप देख सकते हो 2.5 इज ग्रेटर देन 1. तो जो डेंसिटी है सब्सटेंस की इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, हेंस द सब्सटेंस विल सिंक इन द वाटर. इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है वो वाटर में सिंक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the volume of a 500 sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by the packet? Here you can see this density of 500 gram sealed packet is equals to mass of packet upon volume of the packet. Clear? मास पैकेट का हमें गिवन है 500 अपन वॉल्यूम गिवन है हमें 350. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1.428 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. सो द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, हैज इट विल सिंक इन द वाटर. क्योंकि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो ज्यादा है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, हैज इट विल सिंक इन द वाटर. इसीलिए जो सब्सटेंस है वो वाटर में सिंक करेगा. The mass of water displaced by a packet is equal to the volume of packet. और जो मास है वाटर का जो किसी भी पैकेट ने डिस्प्लेस किया वो कितना होगा? That will be equal to volume of packet. तो वो वॉल्यूम के पैकेट के बराबर होगा, पैकेट के वॉल्यूम के बराबर होगा. That will be equal to 350 centimeter cube. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ग्रेविटेशनल के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया. एक दो क्वेश्चंस हमने स्किप किए ताकि उन्हें आप सॉल्व कर पाओ एंड दे आर सो मच इजी. सो बाय द वे दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोना डिस्कस more about our textbook. Till then, good luck.